भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज अपने इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती का रियल एस्टेट मार्केट पर क्या असर दिख रहा है, किस तरह से देश की सुस्त पड़ती आर्थिक रफ्तार रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों को परेशान कर रही है। और इस पर चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं रूनवाल ग्रुप के डायरेक्टर संदीप रूनवाल। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रीमियम एकर्स के चेयरमैन परमिंदर सिंह सहगल, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कुशमन एंड वेकफील्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरविंद नंदन साहब। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते बातचीत की। सबसे पहले संदीप, आपसे पूछना चाहेंगे, आप बिजनेस में हैं, रिटेल भी बनाते हैं और रेजिडेंशियल में भी आपका काफी बड़ा काम है, तो इस वक्त जो आर्थिक हालात बन गए, जब हम देख रहे हैं कि देश का जीडीपी 5% के नीचे चला गया है, इन्फ्लेशन लेवल काफी ज्यादा हाई है, इंटरेस्ट रेट भी काफी ऊपर बने हुए हैं और जो कुल मिला के सेंटिमेंट है वो काफी बिगड़ सा गया है, आपको क्या लगता है, क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं इंडस्ट्री पे ओवरऑल? जब 2008-9 में जब रियल एस्टेट में बहुत तेजी आई थी, तब जीडीपी ग्रोथ वाज 8.69% and real estate contribution was 10.6% to the GDP. ओवर अभी 3 साल में गवर्नमेंट के पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सब बदलते गए हैं एंड रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन आज 5% हो गया जीडीपी के, और ओवरऑल जीडीपी भी गिर गया है। तो ये एक रियल एस्टेट की स्टोरी है। बाकी सब सेक्टर्स में भी यही हालत है। ऑल सेक्टर्स हैव स्लोड डाउन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। रियल एस्टेट स्पेशली मुंबई, जहां 90-95% डिमांड रेजिडेंशियल से आती है, वहां पे 2 साल से टोटल क्या बोलते स्टैग्नेंसी थी फॉर वांट ऑफ अप्रूवल्स, परमिशंस एक्सेट्रा। तो जब पूरा मार्केट ही ड्राई अप हो गया था, ऑटोमेटिकली ग्रोथ खत्म हो गई, और ग्रोथ खत्म हो गई, उसकी वजह से एक मंदी सी आ गई थी। एंड नाउ टू रिवाइव द इकोनॉमी अगेन इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। राइट। परमिंदर जी, जैसा यहां पर कह रहे हैं संदीप, हमने सुना उनको कि बहुत ही मुश्किल हालात हैं और उसको रिवाइव करने में भी काफी तकलीफें हैं। खासतौर पे अगर हम लिक्विडिटी की बात करें और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बात करें, तो आपको क्या लग रहा है? इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, लोन मिलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर कई जगह तो हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि प्राइवेट प्लेयर से लोन लिए जा रहे हैं, बाजार से लोन उठाया जा रहा है, खुले बाजार से बहुत ऊंची ऊंची इंटरेस्ट रेट पर उठाया जा रहा है, बैंक से पैसा आ नहीं रहा है और शायद माल भी नहीं बिक रहा है क्योंकि यहाँ पर रेट्स हाई हैं या सेंटिमेंट खराब है, तो सेल्स भी नहीं आ रहे हैं। हर तरफ से पैसे की जो आवक है वो रुक रही है। ये कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है इंडस्ट्री के लिए? विपिन जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कहें या रिजर्व बैंक की पॉलिसी कहें, कुछ साल पहले बैंकिंग सेक्टर ने चोक कर दिया रियल एस्टेट सेक्टर को और उन्होंने कहा कि हम लैंड के लिए तो पहले लोन नहीं देंगे। तो जब उन्होंने लैंड, क्योंकि एक मेजर रॉ मटेरियल है इस इंडस्ट्री का, अगर उसके लिए उन्होंने लोन देने बंद कर दिए आगे से, तो एक जो 33% से 40% कॉस्ट स्ट्रक्चर है बिल्डर का, उसमें उन्होंने बंद कर दिया। लैंड के लिए बिल्डर्स को, डेवलपर्स को मार्केट से या प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से पैसा उठाना पड़ रहा है। वो पैसा महंगा है और महंगा होने के कारण जो एंड प्रोडक्ट है वो और महंगा होता जा रहा है। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन लोन की बात करें, कंस्ट्रक्शन लोन्स में भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि हम अब उन डेवलपर्स को ही देंगे जिनके पास बैलेंस शीट में वो अपनी डेट इक्विटी रेशो दिखाएं, वो अपना पैसा लाएं। इतने जो कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, जहां पे पैसा आके 3 साल के लिए, 4 साल के लिए लगता है और उसके बाद एक एंड प्रोडक्ट बनता है, उसको बैंकिंग सेक्टर ने चोक कर दिया। और उसके ऊपर भी उन्होंने जो इंटरेस्ट की दरें हैं बहुत बढ़ा दी। इससे जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है डेवलपर का काफी महंगा हो गया, प्रोडक्ट भी महंगा होने लगा। जब प्रोडक्ट महंगा होने लगा तो कस्टमर पीछे हट गया और साथ में सब जगह ये कहने लगे कि हम लोग, हमारी इकॉनमी ही जब स्लो है तो जो कंज्यूमर है उसके लोन्स भी महंगे हो गए। आज बैंकिंग सेक्टर किसी कंज्यूमर को 2 घरों से ज्यादा लोन नहीं देता है जी। अगर वो 2 घर से ज्यादा लोन नहीं देता है तो जिसके पास इकोनॉमिक सरप्लस है वो तो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, और जिसके पास सरप्लस नहीं है वो पहले ही नहीं खरीद सकता जी। तो कंज्यूमर भी साइकिल भी ड्राई अप हो गया। जब कंज्यूमर साइकिल रुकना शुरू हो जाता है
तो मार्केट में ओवरऑल कैश की कमी हो जाती है। बैंकिंग सेक्टर को सूट कर रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट ही इतनी बोरिंग कर रही है कि बैंकिंग सेक्टर पैसा गवर्नमेंट को दे के खुश है, एयर इंडस्ट्री को दे नहीं रहा है। यहाँ पर हम इस तरीके से इस दिक्कत को देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर नंदन साहब आपसे भी सलाह लेंगे, आपकी नजर रहती है इन तमाम चीजों पर। तो इस समय जिन मुश्किल हालातों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से उदाहरण दिया यहाँ पर संदीप जी ने या जिस तरह से एक्सप्लेन किया यहाँ पर परमिंदर जी ने, आप इंडस्ट्री को इस वक्त किस हालात में देख रहे हैं और किस तरह का आउटलुक बन रहा है यहाँ पे? क्या मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? मैंने बड़े ध्यान से सुना संदीप जी को भी और परमिंदर जी को भी, दोनों की बातों में सच्चाई है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें ना और होलिस्टिकली इसे देखना पड़ेगा। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या मार्केट में और आगे संभावनाएं हैं, तो मार्केट सचमुच मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस समय ऐसा नहीं लगता कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर कोई बहुत बदलाव आएगा या कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, मार्केट के 3 आयाम होते हैं, 3 पहलू होते हैं। एक होता है जो बायर साइड है, डिमांड साइड है। दूसरा होता है जो प्रोवाइडर साइड है, जो कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरा एनेबलर साइड है। तीनों में इस समय कुछ न कुछ खामियां जरूर हैं। डिमांड साइड की सबसे पहले बात करें, जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसमें कमजोरी आ गई है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है या हमारी सोशल अप्रोच की और पॉलिसी अप्रोच की जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से कमजोरी आ गई है। लोगों के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर है भी तो इन्वेस्ट करने में डरते हैं। दूसरा अगर हम देखें जो प्रोवाइडर साइड है, जो सेलर साइड है, वहां भी कुछ खामियां जरूर हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि उसको काफी हद तक लोग एड्रेस कर रहे हैं इस समय, अपनी कैश मैनेजमेंट को अच्छा मैनेज कर रहे हैं इन दिनों, बैलेंस शीट पर ध्यान दे रहे हैं, जहां तक हो सके अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, वो सब है। लेकिन उसके बावजूद कुछ कमियां जरूर बची हैं जिनको कि देखना होगा। और तीसरा एनेबलर साइड, जो पॉलिसी एनवायरनमेंट है जिसके बारे में परमिंदर साहब ने बात की, वहां हमारी काफी कमजोरियां बाकी हैं। तो एक्सटर्नल एलिमेंट को तो आप बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम पॉलिसी एनवायरनमेंट को अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये अफसोस की बात है। और जहां तक जो सेलर साइड है उसको भी अभी कुछ और टाइटनिंग करनी बाकी है। तो ये दोनों पहलू हमें कंट्रोल करने होंगे ताकि जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उसको कुछ हद तक हम कम कर सकें, अब्जॉर्ब कर सकें। बाकी जो मेन फैक्टर है डिमांड फैक्टर, वो आज भी कमजोर है और वो कमजोर रहेगा आने वाले कुछ समय में, ऐसी उम्मीद है, ऐसा अंदेशा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुरंत बहुत बड़ा सुधार होने वाला है डिमांड पे। संदीप आपका रिएक्शन लेंगे, जैसे यहाँ पर अरविंद जी 3 अलग अलग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एज अ डेवलपर इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं या किस तरीके से हैंडल करने का एक खाका तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड साइड वाकई काफी वीक है, स्ट्रगल हो रहा है आपके पास मनी साइड पे भी। अगर हम ये देखें कि अच्छी अच्छी कंपनियां तो उनका भी यहाँ पर कैश फ्लो सूख रहा है। कुछ रिजल्ट पे अगर हम बात करें, यहाँ पर ओबेरॉय रियल्टी के रिजल्ट आ चुके हैं, बाकी प्रॉफिट गिरा है, रेवेन्यूज गिरे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन जो बड़ी चिंता की बात है कि एक कैश रिच कंपनी जो जानी जाती थी कैश के लिए, वहां पर अब तक का आईपीओ के बाद का सबसे लोएस्ट जो उनका कैश लेवल है वो देखा गया है। आपको क्या लग रहा है, आप कैसे टैकल करेंगे इस स्थिति को? मैं एक चीज अग्री नहीं करता हूं कि डिमांड नहीं है। आज डिमांड ट्रिमेंडस है। 30 मिलियन यूनिट्स का शॉर्टेज आज ऑल इंडिया में एवरी ईयर चलता रहता है। आज इसका डिमांड अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ये अपन कंफ्यूज कर रहे हैं कि डिमांड और अफोर्डेबिलिटी के बीच में। आज डिमांड होम्स, जो अफोर्डेबल होम्स है उसके लिए बहुत जबरदस्त डिमांड है, जो आप 50 लाख और करोड़ रुपए में बना सकते हो। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो लैंड प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो एफएसआई रिस्ट्रिक्शंस है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बंबई जैसे शहर में सब प्राइसेस बढ़ गए हैं। और आज बंबई में अगर आम आदमी को मकान खरीदना है तो 2 करोड़ रुपए का मिनिमम बजट रखना पड़ता है उसको, और अगर उसको उसके बजट में लेना है तो उसको 2 घंटा दूर जाना पड़ता है बंबई से। तो फिर ऐसे क्वालिटी ऑफ लाइफ में वो बंबई में क्यों आएगा? और इसकी वजह से बंबई आज एज अ फाइनेंशियल सिटी भी बड़ा हिट ले रहा है। तो आई विल नॉट अग्री कि डिमांड नहीं है। अगर हम लोग प्राइसिंग सही कर पाएंगे तो डिमांड तो ट्रिमेंडस है। एंड दूसरा मेन पॉइंट क्या हो गया है, ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स इतने चेंज हो गए हैं कि पीपल आर स्केयर्ड टू इन्वेस्ट। एक अगर वो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट वापस लेके आती है तो दैट डिमांड विल टेक हार्डली 3-6 months टू सी इन रियल एस्टेट। राइट तो लेकिन ये होगा कैसे? आपने कहा डिमांड मौजूद है और लेकिन सही प्राइस फैक्टर चाहिए क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं आ रही है, और दूसरा सेंटिमेंट खराब है, वो कैसे सुधरेगा? तो इन दोनों ही पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद इन दोनों मुद्दों को उठाएंगे।
आवाज ने शुरू की है एक खास मुहिम, जहां हम पब्लिक और अथॉरिटीज को एक साथ लाएंगे और मुंबई की रौनक वापस लेकर आएंगे। बनाओ बिंदास मुंबई, सीएनबीसी आवाज की खास मुहिम, इन वक्त पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। 2 अप्रैल 2011 वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच। हमारे 3 विकेट गिर चुके थे और लक्ष्य अभी दूर था। एक्सपर्ट्स की सलाह, टीम का सबसे इनफॉर्म बैट्समैन, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही था, क्योंकि जीतने के लिए एक अलग सोच होना जरूरी है। मैकडॉवेल्स नंबर 1 प्लैटिनम सोडा, द नंबर 1 स्पिरिट ऑफ लीडरशिप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का हमारा स्पेशल एपिसोड, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि आर्थिक मंदी किस तरीके से रियल एस्टेट मार्केट को इंपैक्ट कर रही है, चाहे बात इंडस्ट्री की हो और चाहे बात कंज्यूमर की हो। हमारे तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले संदीप ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि डिमांड तो यहां पर काफी ज्यादा है, लेकिन डिमांड के साथ जो अफोर्डेबिलिटी है वो मैच नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश में, उस हिसाब से घर नहीं बन रहे हैं या उस रेंज में नहीं बन, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको कम करना होगा। दूसरी तरफ सेंटिमेंट्स खराब है, वहां से भी एक घर खरीदने वाला अपने आप को हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। परमिंदर जी, ये दोनों ही बड़े वाजिब से प्रश्न है कि डिमांड किसी और सेगमेंट में है लेकिन घर किसी और सेगमेंट में बन रहे हैं, या प्राइसेस आप चाहकर भी नीचे नहीं ला पा रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी के बाहर है, और दूसरा सेंटिमेंट काफी ज्यादा खराब है। कैसे निपटा जा सकता है इस स्थिति से? विपिन जी, मैं संदीप जी से एग्री करता हूं कि डिमांड, लेटेंट डिमांड घरों की बहुत ज़्यादा है। अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर को ही देखना पड़ेगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मुंबई में अगर एफएसआई बढ़ाई गई है, पंजाब गवर्नमेंट सरकार ने बहुत अच्छा एक कदम लिया, इन्होंने एफएसआई बढ़ा दी। एफएसआई बढ़ाने से 200 से 300 रुपये पर स्क्वायर फुट जो कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट है वो कम हो रहा है। इसी तरीके से जो बाकी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, ऐसा है कि सरकार ने क्या किया कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, और इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन आ रहा था फूड से, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए कंज्यूमर लोन्स पे, तो डिमांड को तो उन्होंने खुद ही किल कर दिया। कंज्यूमर 13%, 10.5%, 10.75% पे लोन लेके घर कैसे खरीदेगा? किसी भी देश में 11% के ऊपर हाउसिंग लोन 20 साल के नहीं होते हैं। 20 साल का लोन कभी भी 7-8% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर बैंकिंग ने लैंड की कीमत के ऊपर फंडिंग बंद कर दी, बिल्डर्स को फंडिंग बंद कर दी, या 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे कम होगा? ये दोनों तीनों चीजें सरकार की इन्वॉल्वमेंट के साथ कम करनी पड़ेंगी। कॉस्ट उससे कम होगी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के दो ही जरिए हैं। एक, घरों को छोटा कर दिया जाए अगर कॉस्ट कम नहीं हो सकती। दूसरा, कॉस्ट को कम कर लिया जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा विपिन जी कि जो बिल्डर हैं बहुत अनाप शनाप प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप लिस्टेड कंपनीज को देख लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, सबका कैश कम हो रहा है क्योंकि वो बैंक से पैसा लेना नहीं चाह रहे, या बैंक उनको देना नहीं चाह रहे। लेना इसलिए नहीं चाहते कुछ लोग क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 16-17% है जी, और बहुत सी कंपनियों को बैंक लोन देना नहीं चाह रहे। तो जी हम संदीप से यहाँ पर पूछें, सबसे उभर के आ रही है जी। मैं यहाँ संदीप से पूछना चाहूंगा कि ये जो मुश्किल हालात का जिक्र कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, इधर चाहे आपके पास ग्राहक नहीं आ रहा है, भले वो अफोर्डेबिलिटी की बात हो या फिर एक डिसीजन मेकिंग की बात हो, तो ऐसे में एज ए बिजनेस आप क्या स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, कैसे आप इसको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किलात दिख रहे हैं? विपिन जी, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या आप जब बता रहे हो कि आज मार्केट में हम लोग प्राइस क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं, इसमें बहुत सारी रीजंस तो है ही, बट इसमें मेन रीजन जो गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस किया है, 1 अप्रैल से एक नया लेजिस्लेशन लाया है जिसमें उन्होंने पूरे इंडिया के प्रॉपर्टी के प्राइसेस फिक्स कर दिए हैं। ये पहली बार कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा हो गया कि ये प्राइस के नीचे आप बेच नहीं सकते हो, आप बेचोगे तो इसके ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा।
तो जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हो या डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हो, उनका माल नहीं बिकते तो सेल लगा देते हैं। हम लोग कोई भी पूरे इंडिया में अभी ये नहीं कर पाएंगे कि हम लोग दाम काट नहीं पाएंगे, बिकॉज अगर हमने दाम काट दिया तो जो गवर्नमेंट का प्राइस है और जो हमारा एक्चुअल प्राइस है उसका जो भी डिफरेंस रहेगा उस पर हमको टैक्स लगेगा, और हमको ही नहीं सामने वाले को भी टैक्स लग जाएगा एट 35%। तो अगर हमको टैक्स लगता है तो कौन दाम ही नहीं कम कर पाएगा, और उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी विल टेक अ वेरी बिग हिट। तो ऐसे में मुद्दा है रास्ता, संदीप ऐसे में रास्ता क्या देखते हैं? मतलब आपको ये बिजनेस रन करना है तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप इसे कैसे आगे लेके बढ़ेंगे? तो यही प्रॉब्लम हो गई है। गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि आज अगर उनको 30 मिलियन हाउसेस का शॉर्टेज है और लोगों को अगर प्राइस कम करना है तो दे शुड एक्सेप्ट कि जो एक्चुअल प्राइस हुई है डील, वही प्राइस में रजिस्टर करिए आप एग्रीमेंट। आपका जो गवर्नमेंट फिक्स प्राइस है उस पर अगर हमको रजिस्टर करना पड़ेगा तो हम माल ही नहीं बेच पाएंगे और सब हम लोग इन्वेंट्री बनाते जाएंगे और बड़े बड़े ताजमहल बना देंगे। जी अरविंद, आपसे क्विक यहाँ पर एक रिएक्शन लूंगा। जो समस्या यहाँ पर बता रहे संदीप और साथ में जिसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर परमिंदर जी, ये कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है और एज ए बिजनेस आप इसे कैसे देख रहे हैं? पहले एक बात और कवर कर लूँ, जो डिमांड का एंगल था वो ज़रा क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। डिमांड सचमुच है और मैं वहाँ पे एग्री करता हूँ संदीप जी से भी, परमिंदर जी से भी, लेकिन डिमांड को समझना पड़ता है। और डिमांड सिर्फ हम ये गिने कि इतने सारे लोग बाज़ार में हैं और इतने सारे अपार्टमेंट्स की ज़रूरत है और उसको अगर हम डिमांड समझें तो वो सही नहीं है। डिमांड कमज़ोर इसलिए हो गई है क्योंकि दूसरे फैक्टर्स, जी हाँ, वो हम मान रहे हैं कि दूसरे फैक्टर्स वहाँ पर मौजूद है जिसकी वजह से, लेकिन हम अगर बिजनेस की तरह इसे ट्रीट कर रहे हैं, इंडस्ट्री की तरह, तो वो मुश्किल से कैसे आगे जाएगा? देखिए उसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात जो कि हमारे बाकी दोनों वक्ता भी कह रहे हैं कि जब तक हमारा पॉलिसी एनवायरनमेंट उसको एनेबल नहीं करेगा, उसको समर्थन नहीं देगा, उसको सपोर्ट नहीं देगा, ये करना बेहद मुश्किल होगा। हम एक नए नए रेगुलेशंस देख रहे हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल की बात कर रहे हैं, हम लैंड एक्विजिशन बिल की बात कर रहे हैं। दोनों का ही नतीजा ये निकलने वाला है कि रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो हमें पॉलिसी साइड पर या सब्सिडी साइड पर या इनेबलिंग साइड पर बहुत काम करना बाकी है, उसके बिना नहीं होगा। और मैं समझता हूँ वो करने के लिए सबसे पहले आपको उसके रूट में जाके इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, और अर्बनाइजेशन की प्रोसेस को ठीक से समझना होगा। वो हमने अभी तक समझी नहीं है। अब एज ए बिजनेसमैन उसको क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूँ इनके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड, अनफॉर्चुनेटली। इनका बिजनेस है जो कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के दम पे ही काम करता है। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी और आप प्रॉफिट को घटाते जाएंगे तो इवेंचुअली आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तो इनके हाथ में बहुत कंट्रोल नहीं है, सिवाय इसके कि ये अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट ठीक कर लें और अपनी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कर लें और अपने प्रॉफिट को एक ऑप्टिमल लेवल पर रखें ताकि इनका प्रोडक्ट बिक सके। लेकिन उससे ज्यादा एक सप्लायर के हाथ में बहुत कुछ कंट्रोल नहीं है, बशर्ते कि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस ना फॉलो करते हों वगैरह वगैरह। तो हमारा जो मेन फोकस बच जाता है वो सिर्फ रेगुलेटरी साइड पे, पॉलिसी साइड पे बच जाता है, एनेबलिंग साइड पे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हम हमेशा ये बात करते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं और दाम घट नहीं रहे हैं। इसका बहुत साफ रीजन ये है, मुंबई जैसे शहरों में 300% की डिमांड है जो सप्लाई है उससे, और वो इसलिए है क्योंकि भारत की आबादी का जो 35-36% अर्बनाइज्ड है, उसमें से 1/3 सिर्फ इंडिया के टॉप 9 या 10 शहरों में है। जब तक ये क्राउडिंग चलती रहेगी तब तक आप इस समस्या को जी बिल्कुल, आपकी इसी बात को अब हम आगे भी लेकर जाएंगे कि दाम का आखिर क्या कंज्यूमर के लिए इस समय क्या मायने हैं। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद की ऐसे वक्त में एक जो घर का खरीदार है या जो निवेशक है उसके लिए क्या समझने की बात है, चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ARG Group, renowned for quality integrated townships, group housing, office spaces and who are championing the cause of healthcare in India and leading change this August in Mumbai. Presented by ICICI Lombard Health Insurance. कैंपेन मिलेगा, टीवीसी मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन, और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। ब्रांड बाजार के प्रायोजक हैं इंडसइंड बैंक, OLX.in।
जैगवार और Hyundai। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का हमारे स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम बात कर रहे हैं आर्थिक सुस्ती की और उसके रियल एस्टेट मार्केट पर इंपैक्ट की। हमारी चर्चा यहां पर चल रही थी। ब्रेक से पहले अरविंद जी आपसे बात कर रहे थे और यहां पर आप ही से शुरुआत करता हूं कि हम कुछ ये देख रहे थे कि क्यों घरों के दाम नहीं गिर रहे हैं और क्यों इतना ज्यादा अनअफोर्डेबल हो गया, जबकि इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। बहरहाल, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं? इंडस्ट्री के लिए तो मुश्किलात हैं, लेकिन जैसा हम देखते हैं कि एक ऑटो इंडस्ट्री में जब दिक्कत होती है तो बड़े फ्रीबीज बंटने लगते हैं, दाम नीचे आ जाते हैं, तो क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ऐसा होता हुआ दिखेगा? ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। इनफैक्ट हो सकता है बहुत ऑब्वियस ना हो। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मैं वहां जाके इन्वेस्ट करना चाहूंगा जहां पर अभी फ्यूचरिस्टिक है लोकेशन और जहां पर अभी प्राइसेस बढ़े नहीं हैं। तो मैं ऐसी पोजीशंस ले सकता हूं बशर्ते मेरे पास कैश हो। वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं जाके, जैसा संदीप जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूं। हाँ। हर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल, हर इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल है ये। तो सिर्फ यही चारा रह जाता है कि आप फ्यूचरिस्टिक लोकेशन पर इन्वेस्ट करें जाके। राइट। संदीप, आपसे कि जैसा मैंने इनसे पूछा कि दूसरी इंडस्ट्री से हम देख रहे हैं कि हालांकि पता नहीं कितना कंपेयर करना ठीक होगा, और यही परमिंदर जी आपसे भी पूछूंगा आगे कि जैसे जब प्रेशर पड़ता है तो हम देखते हैं कि काफी स्कीम्स आ जाती हैं, तो क्या हम रियल एस्टेट में भी ऐसा होता हुआ देखेंगे? क्योंकि सेल्स तो आपको चाहिए ही और अब हालात मुश्किल हैं, तो क्या दाम उससे गिरते हुए दिखेंगे कहीं आपका, अगर आपको ऑफ टेक करना है आगे? तो मुझे नहीं लगता बंबई मार्केट में दाम ज्यादा कम होंगे। आपने अगर देखा होगा लास्ट 5-6 साल में साइकिल्स आई हुई हैं, लेकिन मार्केट हर टाइम साइकिल से फिर 10% या 15% ऊपर ही खुले हैं। तो अभी एक्चुअली बॉटम ऑफ द साइकिल है और बंबई में ऑलरेडी बहुत सारे बिल्डर्स ने स्कीम्स लॉन्च की है, 2080 स्कीम लॉन्च की है, बहुत अच्छी चल रही है सब लोगों की, जहां आप सिर्फ 20% अभी दीजिए और 80% आप ऑन पोजेशन दीजिए, तो 3 साल का इंटरेस्ट इफेक्टिवली बिल्डर बेयर कर लेता है। बट जैसे मैंने पहले भी कहा, दाम कम करने की गुंजाइश नहीं है बंबई मार्केट में, बिकॉज गवर्नमेंट के जो फीस, प्रीमियम्स और जो अभी टैक्स का नया चेंज हुआ है, उसकी वजह से दाम कोई भी बिल्डर कम करना बहुत मुश्किल जाएगा उसे। जी, यहां पर परविंदर जी आपसे जो मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये हालात बनते हुए आपको दिख रहे हैं कि जिस तरह से प्रेशर आ गया है, अब किसी तरह से ग्राहक को खींचना है तो उसको कुछ दाम कम करके ही या इसी तरीके से खींचा जाए, कम से कम जो स्टॉक बन गया है वो तो निकले? विपिन जी, मैं इस बात पे संदीप जी से एग्री कर रहा हूं कि बिल्डरों ने पहले ही दाम कम कर दिए हैं। अगर आप देखें कोई बहुत, अगर आप लीडिंग प्रोडक्ट्स या लीडिंग कंपनीज के बड़ी अच्छी लोकेशन वाले प्रोडक्ट्स को कुछ समय के लिए छोड़ दें, तो आज की डेट में भी दिल्ली एनसीआर में आपको 3000 रुपये से लेके 4500 रुपये स्क्वायर फुट तक घर मिल जाता है। चंडीगढ़ कैपिटल रीजन में आपको 2500 रुपये से लेके 4000 रुपये स्क्वायर फुट के बीच में एक बहुत अच्छा घर मिल जाता है। और मैं उनसे पूरा एग्री कर रहा हूं संदीप जी से कि ये इस समय डाउन साइकिल के रेट्स हैं। ये रेट्स कम से कम 15% एकदम उछाल लेंगे 2014 दिवाली के पास या 2015 के पास। और ये जो आने वाला 6 महीने से 1 साल का टाइम है, इसी टाइम में कंज्यूमर को बाहर निकल के रिस्क लेना पड़ेगा। कंज्यूमर बाहर निकलेगा और मार्केट तभी चलेगी। प्राइस कम होने का इससे ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है। जैसे उन्होंने, अरविंद जी ने कहा कि रियल एस्टेट बिल आने के बाद कम से कम कॉस्ट जो है वो 10 से 12% हर बिल्डर की बढ़ने वाली है। इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म में कम होते नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम है कंज्यूमर को कॉल लेने के लिए, और आप इससे कम प्राइसेस नहीं हो पाएंगे। जी, चलिए, तो इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमसे बातचीत की। तो कुल मिला के इस चर्चा का जो सार निकल आ रहा है वो कुछ ऐसा ही कि हाँ, हालात मुश्किल हैं, इंडस्ट्री के लिए भी आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो रहा है। कंज्यूमर एंगल से बात करें तो यहां पर इस वक्त भाव में कमी आते हुए हम देख रहे हैं। आपके ऊपर है कि आप किस तरह की कॉल लेते हैं। आगे आने वाले सिनारियों में कई बार हो सकता है कि यहां पे दाम में हम बढ़ोतरी होती हुई देखें, लेकिन कुल मिला के आर्थिक मंदी का असर तो पड़ रहा है, जहां पर कंज्यूमर सेंटिमेंट भी खराब हुआ है और इंडस्ट्री के लिए भी हालात मुश्किल हुए हैं। इसी के साथ आपसे लेंगे विदा, आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR Kabel। वायर नहीं, भारत की नब्ज।